प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात का आरंभ करते हैं और सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आरती, और मेरे साथ हैं रजनीश। जी रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ फोन लाइन पर आज हमारी साथी हैं ऋतु, जो आप जैसा कि जानते हैं फोन इन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आप फोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ मैसेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फोन पर रहेंगे हमारे साथ ऋतु, और आपको आज का विषय हम बता दें। आज का विषय है ऋतु, खाद्य प्रसंस्करण से किसान अपनी आय को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। अब ऋतु को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि वो फ़ोन कॉल रिसीव करेंगी और अपने सीधे से जो प्रश्न हमारे श्रोताओं के होंगे, हमारे किसान भाइयों के होंगे, तो वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, डॉक्टर राम आसरे, प्रधान वैज्ञानिक हैं खाद्य प्रसंस्करण संस्थान विभाग से यहाँ पर तशरीफ लाए, पूसा, नई दिल्ली से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि हमारा विषय है खाद्य प्रसंस्करण से किसान अपनी आय को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से दुगना कर सकते हैं। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो और हमारे कॉलर हैं जो दूर दराज बैठ करके हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनकी फ़ोन कॉल हमारे पास पहुंचेंगी और उनकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन वो कॉल हमें कर सकते हैं, वो माध्यम हम बता देते हैं। फोन नंबर सबसे पहले बता देते हैं। हमारे आज फोन नंबर है जो है 01 जरूर डायल कीजिएगा, उसके बाद 23421608। इसके अलावा है 23421089। देखिए अभी आपने पूरी तरह से नंबर नहीं बताया आरती, लेकिन उससे पहले ही एक कॉल हमारे पास आ गई है। जी चलिए सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। हेलो शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी तरफ से। जी हाँ, एक बार जल्दी से मैं मैसेज भी बता देती हूँ किस तरह से आप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। आप GOLD गोल्ड टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, मैसेज लिखिएगा अपना, स्पेस देकर अपना नाम और अपनी जगह के नाम के साथ मुझे भेज दीजिएगा। हमें भेज दीजिएगा 53010 पर। बिल्कुल, आपने सारी डिटेल अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है। और एक बार फिर से हम अपना टेलीफोन नंबर रिपीट किए देते हैं, 23421608, 23421608 और 23421089, 23421089। इस टेलीफोन नंबर से सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फ़ोन कॉल की प्रतीक्षा रहेगी। ये भी अपने श्रोताओं को हम बता दें कि फ़ोन कॉल का जो प्रोग्राम होता है हमारा, वो मंडे यानी सोमवार को होता है, बुधवार को होता है और आज शुक्रवार को होता है। तो हमारे श्रोता वैसे इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। रिपीट हम एक बार फिर से किए देते हैं। आज का विषय खाद्य प्रसंस्करण से किसान भाई किस तरह से अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न मेरा ही आपकी तरफ जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण एक थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है, शब्द थोड़ा सा टिपिकल सा महसूस होता है, तो है क्या चीज़? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण शब्द कोई हमारे लिए नया नहीं है, हमारे जो भी श्रोता हैं उनके लिए नया नहीं है। एक इसको हम बड़े ही सरल शब्दों में कहूँ कि हमारे पुरातन समय से घर में हमारी जो है माँ बहनें, हमारी दादी नानी जो करती थी, अगर उनके यहाँ गेहूँ आ गया, उसको गेहूँ को साफ करके उन्होंने उसका आटा बनाया या दलिया बनाई या उसकी सूजी बनाई, या यूँ कहें कि अगर चना है, चना से उन्होंने दाल बनाई या उसका बेसन बनाया, यही इसमें जो परिवर्तन किया जाता है फसलों को, इसको हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। या कहें कि आपका
फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। इस तरीके से सब्जियों में ही होता है। आप देखेंगे कि आपका जैसे चिप्स आता है आलू का, तो आलू पहले खेत से आता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चिप्स बना के आप तक आता है। इसी तरीके से दूसरा भी उदाहरण हम यहाँ पे पेश करना चाहूँगा कि आपका जो भी जैसे मसाले हैं, मसाले आपके आजकल शहरों में अगर देखें तो पीस के कहीं न कहीं, चाहे वो आपकी पिसी हुई हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, वो कहीं का पिसा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर हम पहले देखें, हमारे गांव में आज भी सिलबट्टे पे हल्दी और धनिया मिर्च को पीस के आपकी सब्जी पकाने के लिए आपका एक लेपन बनाया जाता था। तो वो एक उसको पीसना छोटे छोटे उसमें और उसको विभिन्न रूपों में बाजार में उतारना ही एक खाद्य प्रसंस्करण है। देखिए, बड़े आपने बड़े आसान तरीके से सारी चीज़ें बताई डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि जैसे पुराने समय में, बल्कि आज भी हमारे परिवारों में देखने को मिलता है, जैसे मसाले की बात हम करें तो मसाले जैसे धनिया होता है तो साबुत धनिया ला करके मिक्सी में उसे पीस लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम आज भी अपने घरों में करते हैं, लेकिन उसका प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यही चीज़ एक जब खाद्य प्रसंस्करण के रूप में हमारे बीच में पहुंचेगी तो हम सोचते हैं कि उसकी जो एक गुणवत्ता होगी वो बहुत अच्छी गुणवत्ता होगी। डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ है? निश्चित तौर पर अगर खाद्य प्रसंस्करण से लोगों को ऐसे जहन में कहीं न कहीं बात होती है, अगर हम कहीं न कहीं अगर खाद्य या फल सब्जी या हमारे जो भी जितने और खाद्यान्न हैं, दाल चावल, इनको अगर हम प्रसंस्करित करते हैं या दूसरे रूप में उसको परिवर्तित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो खाद्य मान या फूड वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। खासकर जो हमारे कुछ फल और सब्जियां हैं, जब उनको पकाते हैं, जब हम बहुत ही तापक्रम पे, बहुत ऊंचे तापक्रम पे कहीं दूसरे रूपों में उसको बदलते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं या स्क्वैश बनाते हैं, जैम, जेली, मार्मलेड, तो उसमें खासकर कुछ विटामिन्स होती हैं, जिसमें विटामिन सी होता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और उसकी मात्रा में काफ़ी कमी आ जाती है। यही एक ऐसा विटामिन, खासकर आपके दूसरे जैसे उसमें कुछ खनिज लवण होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, आपके कैल्शियम हो गया या लोहा या आयरन, इसकी उसमें कोई कमी नहीं आती। जो आपके मूल रूप में फल सब्जियों में पहले खेत से जब काट के हम लाते हैं उसमें उस वक्त जितना मौजूद होता है, प्रसंस्करण के बाद भी उतना ही रहता है। हाँ, यहाँ पे एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगा और अपने श्रोताओं से भी हाँ उनसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो टमाटर होता है, टमाटर में जो लाल रंग लाइकोपिन की एक रंजक होता है, पिगमेंट होता है, उसकी वजह से होता है। और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो इसमें जो पिगमेंट होता है लाल रंग का, जिसको हम लाइकोपिन बोलते हैं, इसका प्रसंस्करण करने से इसकी जो हमें मात्रा मिलती है, जब हम ऐसे केचप बना लेते हैं या टमाटर की चटनी बना लेते हैं, तो प्रसंस्करण के माध्यम से इसकी उपलब्धता हमारे शरीर को बढ़ जाती है बहुत ही। अगर कच्चे टमाटर की तुलना में अगर हम केचप खाते हैं तो हमें लाइकोपिन ज़्यादा मिलता है। हमारा शरीर जो एब्जॉर्ब करता है, जो अवशोषित करता है लाइकोपिन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हमेशा सत्य नहीं होता है कि प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद्य जो तैयार किया जाता है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। हाँ, जैसे कि मैंने एक उदाहरण बताया, कुछ ऐसे तत्व हैं या विटामिन हैं जहाँ की कमी आती है, लेकिन कुछ ऐसे भी रंजक हैं या पिगमेंट है जो कि बढ़ोतरी भी होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम आमतौर पर सुनते हैं कि डिब्बा बंद हमें नहीं खाने चाहिए पदार्थ जो भी हैं, या फिर हम कहीं पैकेट बंद नहीं खाने चाहिए। अगर आम शब्दों में से हम जानना चाहें कि ये जब हमें मना की जाती हैं चीज़ें, तो इनको संरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रसायन के में मिलाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, या फिर इसे जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम आराम से खा सकते हैं, कोई हमें परेशानी नहीं है, कुछ ऐसा? देखिए, एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि कोई भी अति ठीक नहीं होती है। अगर हम प्रसंस्कृत पदार्थों पे ही ज़्यादा निर्भर हो जाएं, अपने घर का जो हमारा चौका चूल्हा है उसको बंद कर दें, तो कहीं न कहीं नुकसान तो होगा ही। तो यहाँ सीधा संदेश है कि आप संतुलन बनाए रखें, आप प्रसंस्कृत पदार्थ भी खाएं। और आजकल जैसे कि आपने बताया कि जैसे आपके प्रसंस्कृत पदार्थ हैं उनको हम जंक फूड की श्रेणी में कहीं न कहीं रखते हैं, जैसे आपकी डिब्बा बंद चीज़ें हैं। लेकिन आजकल हमारा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI जिसको बोलते हैं, FSSAI अब मानक तय कर रही है कि अगर हमारा डिब्बा बंद, उदाहरण के तौर पर अगर आपके अंगूर होंगे या आपका पाइनएप्पल होगा, जैसे कहते हैं आपका अनानास, तो इसमें सिर्फ
की सांद्रता कितनी होगी, कितना उसमें शुगर होनी चाहिए, या इसी तरीके से हमारे जो चिप्स बनते हैं या दूसरे पदार्थ नमकीन है उसमें नमक की मात्रा प्रति 100 ग्राम कितनी होनी चाहिए, वो उस मानक निर्धारित होने की प्रक्रिया शुरू है और जल्दी ही ये इस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारे जो नमक और जो चीनी आधारित जितने भी प्रसंस्कृत पदार्थ हैं उनमें इनकी मात्रा सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, खासकर यहाँ पे बात करें जैसे आपके रस जो हैं, जैसे जूस होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है या सोडियम बेंजोएट होते हैं, खासकर ये दो हमारे मुख्य जो परिरक्षक हैं उनका प्रयोग करते हैं, उसको भी एक निश्चित मात्रा में डाला जाएगा और डाला जा रहा है। तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो हेलो जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भी बातें करते हैं हम डॉक्टर साहब से और जानते हैं और भी चीज़ें जो हमारे आज का ये विषय चल रहा है, खाद्य प्रसंस्करण जो है उसमें किसानों की आय में वृद्धि में जो बढ़ता योगदान है, तो किसान जो है उसको सीधे तौर पर अगर हम देखें फूड प्रोसेसिंग से क्या लाभ मिलता है? देखिए यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ एक जो ट्विनिंग है यहाँ पे आ जाती है, हर हाल में किसान की आमदनी दुगनी करने की। तो किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि आपका मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है और आपका मशरूम उत्पादन है, उसके साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। इसको बिना साथ लाए हुए हम किसानों की आमदनी को दुगना करने का सपना अधूरा ही रहेगा, इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक उद्यम पूर्ण जो आयाम है या क्षेत्र है जहाँ पे हमारे किसान भाई इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके अपनी आमदनी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे कि एक टमाटर जैसे सपोज है, वो टमाटर जब उत्पादित होता है, किसान उसे उत्पादित करता है तो सीधे मंडी में ले जाता है, एक उसे खाद्य पदार्थ प्रोसेसिंग के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उनमें दोनों में कुछ अंतर होता है, एक ही चीज़ होती है? इसका जवाब हम डॉक्टर साहब जानेंगे, लेकिन पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, लगता है इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज सुनने में ज्यादा व्यस्त है हमारे श्रोता। डॉक्टर साहब आपसे जवाब जानना चाहेंगे जो भी रजनीश जी ने पूछा आपसे। आपने बोला यहाँ पे जो हमारे सामने सवाल रखा है कि सीधे मंडी में पहुंचाता है किसान अगर टमाटर को, या दूसरा उसको प्रसंस्कृत करके दूसरे कोई भी हमारा उत्पाद है, प्याज हो सकता है, आलू हो सकता है, आपका मूंगफली हो सकती है, जीरा हो सकता है, सौंफ, बहुत सारे प्रोडक्ट, कोई भी हमारा कृषि उत्पाद हो सकता है। तो अगर हम सीधे उसको बाजार में पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जितनी हमें कीमत मिलनी चाहिए वो हमेशा उतनी नहीं मिलती है। अगर किसी किसान भाई ने अगेती टमाटर लगाया है जिसमें उसकी बाजार में उपलब्धता कम है, निश्चित तौर पर उसको बहुत बड़ा उसमें कीमत मिलेगी प्रति किलोग्राम या प्रति क्विंटल। लेकिन अगर मार्केट में आवक ज़्यादा है, कि आपकी अराइवल ज़्यादा है आपका टमाटर का और आपके खरीदार उतनी संख्या में नहीं है, तो उसको उतनी कीमत नहीं मिलेगी। ऐसी दशा में किसान को अपने ही स्तर पर सुनिश्चित करना होगा कि अगर हम इस टमाटर से कोई उत्पाद बना ले। उत्पाद का यहाँ पे उत्पाद कई तरीके के होते हैं। किसान अगर टमाटर से उसका सीधा उसका जो गूदा होता है, पल्प होता है, उसको ही परिरक्षित कर ले, प्रिजर्व कर ले अपने ही लेवल के यहाँ पे जहाँ पे वो उनका प्रोडक्शन का क्षेत्र है, जहाँ पे उत्पादन का क्षेत्र है, उसमें अगर हमारे 20 किसान भाई या 50 किसान भाई इकट्ठे होके एक छोटी सी यूनिट लगा लें खाद्य प्रसंस्करण की, इसके लिए भारत सरकार या राज्य सरकारें बहुत ही ज़्यादा इमदाद दे रही हैं।
सब्सिडी दे रही हैं। इस तरीके के जो प्रसंस्करण केंद्र, लघु प्रसंस्करण केंद्र खुलाए जा रहे हैं या खोले जा रहे हैं, बहुत से किसान भाई इसमें काम भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे उस टमाटर को जिसकी की बाजार में औने पौने दाम मिल रहे हैं, उसको अगर गोदाम ही परिरक्षित करके उसको आप किसी बर्तनों में, खासकर हमारे टैंक्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रम्स होते हैं, उसमें उसकी भरण क्षमता, फिलिंग कैपेसिटी एक ड्रम की करीब 100 किलोग्राम होती है। तो इस तरीके से उसको हम संरक्षित कर लें और संरक्षित किए हुए गूदे को बिना किसी कोल्ड स्टोरेज के भी हम तकरीबन 3 महीने रख सकते हैं। तो उसके बाद जब बाजार में कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप इस गूदे को कहीं न कहीं जो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर के गूदे से उसके विभिन्न पदार्थ बनते, चाहे आपका सूप बनता हो, चाहे आपका केचप बनता हो, चाहे आपका उससे उसका स्क्वैश बनता हो या अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, तो इस गूदे से ही उसको तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपने प्रश्न कहा कि इसमें फ़र्क है, किसान भाई बाजार की नज़ाकत को समझें। अगर ज़्यादा कीमत गिरी हुई तो इस तरीके के इंटरवेंशन के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, न्यूनतम प्रसंस्करण के माध्यम से जो उनको औने पौने दाम मिलते हैं किसी भी फसल के, खासकर आपका चाहे वो आपका आलू हो या आपका टमाटर हो या अन्य उत्पाद है, तो इस तरीके के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से एक जोखिम को कम कर सकते हैं। आपकी बात से एक प्रश्न ये भी उठता है कि इससे पहले एक प्रश्न सुनने से पहले एक श्रोता लाइन पर उनसे बात करें। हेलो 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 हेलो, नहीं आवाज आ रही है उधर से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद यहाँ से। तो प्रश्न डॉक्टर साहब ये उठता है कि जैसे आजकल छोटे कृषक हैं, अगर छोटे कृषक मिल करके इस तरह की, जैसे आपने बताया, एक यूनिट बना ली जाए, एक संस्था बना ली जाए, तो उसमें जो उनको एक उसमें साथ में ये भी जुड़ता है कि पढ़े लिखे भी हो सकते हैं बहुत सारे, तो उसमें कोई रोजगार की संभावना भी बढ़ सकती है फिर? निश्चित तौर पर इसीलिए आमदनी दुगनी करने के जितने भी पहलू हैं उसमें खाद्य प्रसंस्करण को एक अहम कड़ी माना गया है, क्योंकि इससे उनकी रोजगार भी मुहैया होगा अपने स्थानीय स्तर पर और उनकी जो उत्पाद की कीमत भी मिलेगी। और खास कर ये आप कहेंगे ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है हमारे देश में। इसके बहुत बड़े अच्छे उदाहरण, खासकर अगर हम लिज्जत पापड़ की बात करते हैं, जी पापड़, जी जी जी, लिज्जत पापड़ की बात करते हैं, जी जी जी, जी पापड़ की बात करते हैं, तो खासकर एक ये बहुत बड़ा गृह उद्योग था और आजकल कई जगह पे पापड़ आ रहे हैं इस तरीके से, जिसमें हमारी महिलाएं अपना छोटा लघु उद्योग या गृह उद्योग, इस तरीके से हमारी जो भारत में श्वेत क्रांति आई दूध के माध्यम से, इसमें सहकारी माध्यम है। छोटी छोटी जगहों पे किसानों ने इकट्ठा होकर जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई, दुग्ध को प्रसंस्कृत करके, और आज पूरे विश्व में एक उदाहरण बनी हुई है। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकारों ने बड़े पुराने समय से, और आज भी सरकार इससे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाए। और एक स्वयं सहायता समूह में 11 से लेके 50 तक भी लोग हो सकते हैं, या परिवार जुड़ सकते हैं, या किसान जोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा भी, लेकिन वो आपका पंजीकरण कराते हैं, उनको पंजीकरण के लिए सरकार इमदाद देती है। और इसी तरीके से छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, खासकर चाहे आपका मसाला उद्योग हो, चाहे आपका अचार का उद्योग हो, या इसी तरीके जैसे आपका ये केचप बनाने का, टमाटर की आपने बात कही, इस पर काफी काम चल रहा है और काफी प्रगति भी हुई है। एक श्रोता फिर लाइन पे जो ट्राई करते हैं, उनसे बात होती है कि नहीं होती है। हेलो, नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले क्यों ना एक बाजार भाव का भी जायजा ले लिया जाए। आज़ादपुर मंडी से जो प्राप्त है हमें बाजार भाव, आइए जान लेते हैं। सेब की बात करते हैं तो ये प्रति किलो 100 रुपये है। वहीं साथ ही बात करते हैं अनार की, ये प्रति किलो 78 रुपये है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो जान लेते हैं बेर के दाम। ये प्रति किलो 35 रुपये मिल रहा है इस वक्त, आज़ादपुर मंडी तक पहुंच रहा है। किन्नू प्रति किलो 18 रुपये तक पहुंच रहा है। सब्जियों की अगर बात करें तो आलू प्रति किलो 19 रुपये है, और वहीं गाजर प्रति किलो 55 रुपये। प्याज की बात करें तो ये प्रति किलो
75 रुपए आजादपुर मंडी तक पहुंच रही है फिलहाल। चलिए, आपने मंडी की बात की आरती, तो थोड़ी सी मौसम की बात भी हम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति 7 ऑक्टा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95% और न्यूनतम 50%। हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम रहने की संभावना है। तो डॉक्टर साहब, ये कृषि के बारे में जो मौसम कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आपने श्रोताओं से? देखिए, मौसम पर नजर रखना जो जितने भी आपके स्मार्ट फार्मर्स से कहते हैं, बहुत ही प्रगतिशील कृषक होते हैं, उनकी एक आदत होती है। और मैं कहूँगा सारे किसान भाइयों या बहनों से मैं ये निवेदन करूँगा कि मौसम की जो नब्ज को हमेशा टटोलते रहें, क्योंकि कृषि एक मौसम पर आधारित जुआ है। अगर इसको कहीं न कहीं इसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप कहीं न कहीं रिस्क उठाएंगे, जोखिम उठाएंगे। खासकर हमारे उत्तर भारत में अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है, बादल भी छाए हुए हैं और खासकर हमारे आलू जो किसान भाई उगाते हैं तो उनमें झुलसा आने की संभावना है कि जब बदली का मौसम काफी लंबे समय तक रहता है और जैसे आपने कहा आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है वो करीब करीब 95% रहने की संभावना है। तो ऐसी दशा में झुलसा रोग लगने की काफी संभावना है आलू में। तो हमारे किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वक्त वो जो भी आपकी फफूंदी नाशक दवाई होती है, खासकर मैंकोजेब, उसका छिड़काव करते रहें एक प्रिकॉशन के दौर पर, क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है जिसमें ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही कि आपकी आलू की फसल में झुलसा रोग आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि 10-20 कृषक अगर मिल जाते हैं जी, इस तरह से एक यूनिट बनाना चाहते हैं, तो किससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं? क्या प्रक्रिया है उसकी? बहुत ही सहज प्रक्रिया है और बहुत ही निचले स्तर से हमारे जो भी किसान भाई बहन इसी तरह की रुचि रखते हैं और स्वयं सहायता समूह का गठन करना चाहते हैं और उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चाहे वो शहद का उत्पादन कर रहे हों, चाहे मशरूम का उत्पादन कर रहे हों, चाहे आपका दूसरे किसी उत्पाद में महारत उनको हासिल है, तो वो अपने निकटतम खंड विकास अधिकारी जिसे कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पास जाएं, क्योंकि जितनी भी ग्रामीण रोजगार या कृषकों से जुड़ी हुई जानकारी होती है प्रथमतः इन्हीं के पास पहुंचती है और ये इकाई के रूप में काम करते हैं। ये पहली इकाई है जहां पे किसान भाई पहुंचकर इसकी जानकारी हासिल करें। दूसरा स्थान जो है होता है जो हमारा जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी, इनके पास भी इस तरीके की सूचनाएं होती हैं और ये किसान भाइयों को इस तरीके के स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए इनके पास सारी प्रक्रिया होती है। ये उनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उनको एक उंगली पकड़ के दिशा दिखा सकते हैं। हमारे जो किसान भाई बहन इस तरीके के स्वयं सहायता समूह का गठन करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करके, चाहे वो खंड विकास अधिकारी से। जो सरकारी और योजनाएं हैं उनके बारे में कुछ बताइए, जैसे इनको अगर कोई यूनिट चलाना चाहता है अपनी, तो उसके लिए फाइनेंशियल एड या उससे कैसे सहायता मिल सकती है उसको? इस प्रश्न से पहले हम जान लेते हैं, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। शायद कुछ तकनीकी समस्या सामने आ रही है जिसके वजह से हमारे श्रोता हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैसेज के बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं आरती कि किस? जी हाँ, हमें लगता है कि आज फोन लाइन के माध्यम से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप हमें संदेश जरूर कीजिए जो भी आपकी जिज्ञासा है। आप GOLD टाइप कीजिएगा, गोल्ड स्पेस दीजिएगा, अपना संदेश लिखिए, स्पेस देकर अपना नाम और अपनी जगह का नाम भी जरूर लिखिएगा और हमें भेज दीजिएगा 53010 पर, यानी कि 53010 पर। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं से ये भी बता दें कि आप अगर पत्र के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सीधे सीधे पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम किसान की बात, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी प्रसारण भवन, कमरा नंबर 612, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। इस पते पर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। जो भी समस्याएं आपकी हैं वो हमें सीधे लिखिए, हमारे विशेषज्ञ उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा करेंगे। तो हम रजनीश जी, आप बात कर रहे थे हमारी राज्य या केंद्र सरकारें किस तरीके की योजनाएं चला रही हैं, किसान कल्याण योजनाएं, खासकर हमारे खाद्य प्रसंस्करण से जिनका ताल्लुकात है। इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारी एक जो मंत्रालय है
फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, ये विभिन्न योजनाएं चला रहा है। उसमें जो एक मैं कहूँगा स्टार प्रोजेक्ट है, जिसे कहेंगे कि आप एक उदीपमान जिसे कहेंगे परियोजना है, वो है कि आप जितने भी प्रोडक्शन कैचमेंट एरिया उन्होंने चिन्हित किए हैं, तो खासकर जैसे किसी क्षेत्र में आलू ज़्यादा पैदा होता है तो किसी क्षेत्र में आपका अनानास ज़्यादा पैदा होता है, तो कहीं किसी जगह पे आपका स्वीट कॉर्न ज़्यादा पैदा होता है, कहीं भिंडी ज़्यादा, इस तरीके के क्षेत्रों को उन्होंने चिन्हित किया है। और ख़ासकर ऐसे क्षेत्र के जो किसान भाई बहन यहाँ पे अगर उन पहुँच रहे हैं या उनसे जुड़ रहे हैं, इस मंत्रालय से ये इमदाद मांग रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है जी, तो ये प्रोडक्शन कैचमेंट एरिया में ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे आपका उदाहरण के तौर पर आपके हापुड़ के आसपास गन्ना बहुत ज़्यादा होता है जी, गन्ना बड़े बड़े क्रशर्स मिलों में जाता है, चीनी बनती है, लेकिन वो भी कह रहे हैं इसके अलावा आप गुड़ भी बनाइए उससे। गुड़ सेहत के लिए भी अच्छी होती है और किसान भाई वहाँ पे अपना उत्पाद न लेके जाके खुद यहाँ पे गुड़ राब या आपका दूसरे उसके उत्पाद बनाए अपने स्तर पर, हमारे 50 हाँ बिल्कुल क्रशर लगा के। तो उसके लिए ये क्षेत्र जैसा आपका मेरठ के आसपास का है, ये प्रोडक्शन कैचमेंट एरिया उन्होंने चिन्हित किया है। और ऑटोमेटेड जो फर्नेस हैं या जो भट्टियाँ होती हैं वो जिसमें कि वैज्ञानिक तौर पर गुड़ तैयार किया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, साफ सुथरा होता है। लोगों का रुझान भी इस तरफ ज्यादा हो रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि आजकल ऐसे उत्पादों की बाजार में बहुत बड़ी मांग है। और इसी तरीके से जी अगर हम जैसे लखनऊ के आसपास जाएं, तो लखनऊ के आसपास, लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो दशहरी आम की बात न करना बेईमानी होगी। तो निश्चित तौर पर उस वहां पे इस दशहरी आम के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपकी जो भी तुड़ाई की यंत्र किसानों को दिए जा रहे हैं, उनकी जो है ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरेज संबंधित वहाँ पे इस तरीके की इकाइयाँ लगाने की, जिससे कि किसान भाई अगर 15-20 दिन या महीने भर आम को अपने स्तर पे रोकना चाहे तो रोक सके और आगे जब उसकी ज्यादा कीमत मिले तो उसको आगे बढ़ाए। आपकी बात का मतलब ये जिस क्षेत्र में जिस चीज का उत्पादन ज्यादा हो रहा है हाँ। तो उसमें उस यूनिट को बढ़ाने की आवश्यकता है और उसकी सरकार चिन्हित की है, उसके लिए स्पेशल इमदाद दी जा रही है, उसका किसान भाई हमारे लाभ उठाएं। इस तरीके से योजनाएं चल रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे महिलाओं के लिए, खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत बड़ी योजनाएं चल रही, जो महिलाएं प्रशिक्षण हासिल करना चाहिए उनके लिए विशेष योजनाएं हैं। हमारे हर जो है कृषि विज्ञान केंद्रों पर महिलाओं को विभिन्न उत्पादों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा। तो मैं यहाँ पे अगर सारांश के रूप में ये कहूँ कि हमारे किसान भाई जितने भी हैं वो फसलों को चिन्हित करके उगाएं और समय से उगाएं। तो चलिए, बहुत अच्छी सी जानकारी आपके माध्यम से पहुंची है डॉक्टर साहब। समय का तकाजा है अपने श्रोताओं के बीच से विदा लेना है और लेकिन कल का विषय बता देते हैं जाते जाते। कल आप सुन सकते हैं कार्यक्रम किसान की बात में रबी फसलों में जल की बचत के उपाय, जिसमें हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी। तो आप जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम। और फिलहाल रजनीश, आज का ये कार्यक्रम जो है हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारी में मिल चुकी है। और बोलते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।